हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इन क्लासेस को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था इन क्लासेस को अगर आप अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको जीके जी सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर ही यहाँ पर कंटेंट को तैयार किया जा रहा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और प्रयास भी करिएगा हर एक प्रश्न का आंसर देने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। सत्रिया जो है साथियों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? और इस पर आप लोग डबल स्टार लगा लें। ये सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, असम। ठीक है साथियों ध्यान दीजिएगा आप लोग। सत्रिया को जो है 15वीं शताब्दी में महान संत शंकर देव के द्वारा जो है विकसित किया गया था। और साथियों इसे वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2000 में इसे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है साथियों आपका असम का। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड दिया आपके स्क्रीन पर है। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताएं। सवाल नंबर सेकंड का यहाँ पर सभी साथी आंसर कर सकते हैं। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बताएं। चलिएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों 1 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे साथियों सवाल पूछा जाए कि पहली बार यानी भारत में जो है पहली बार मजदूर दिवस कब मनाया गया, तो 1 मई 2023, माफ कीजिएगा 1 मई 1923 को। कब भाई? 1 मई 1923 को जो है भारत में पहली बार मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 1 मई। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर है। मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब से लागू की गई? क्वेश्चन नंबर थर्ड स्क्रीन पर दिया गया है, यहां पर आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, मिड डे मील योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी दोस्त आंसर बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं 1995 वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मिड डे मील योजना साथियों उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? 1995 में। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में पोषण स्तर सुधारना और स्कूलों में उपस्थिति को बढ़ाना। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों अब मिड डे मील योजना का जो नाम बदल कर रख दिया गया है पीएम पोषण योजना। क्या भाई? पीएम पोषण योजना इसे अब कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 1995 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगला सवाल देखें। अंत्योदय अन्न योजना जो है कब लागू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, अंत्योदय अन्न योजना साथियों कब लागू करी गई? सवाल नंबर 4 का राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 2000 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों आप ध्यान रखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है गरीबों में भी सबसे गरीब परिवारों को सस्ता अनाज प्रोवाइड करना, सबसे सस्ता अनाज जो है साथियों देना। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोग याद रखें। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना साथियों कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 2000 में। ठीक है, सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना लागू करी गई। अगला सवाल देखें। विशु के नाम से नव वर्ष को किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। बिहार, उड़ीसा, कश्मीर और आपका दिया है केरल।
सवाल नंबर 5 का यहाँ पर सभी प्यारे साथी आंसर दे सकते हैं। और भाई सेशन को आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत के साथ चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब आप तक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेना, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, आप सभी साथी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो विशु के नाम से नव वर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखें केरल में। ऑप्शन नंबर जो आपका 4th दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहां पर आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग बताएं, सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस मगध सम्राट ने अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो वो था भाई बिंबिसार। आप जानते होंगे साथियों बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था। क्या भाई? हर्यक वंश का संस्थापक था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि हर्यक वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो आप कहेंगे बिंबिसार। अगला सवाल ये रहा, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ पर स्थित था बताइए? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, फटाफट आंसर दे सकते हैं। और किस नदी के किनारे स्थित था ये भी बता सकते हैं। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं गुजरात, ऑप्शन नंबर बी ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो साथियों लोथल जो है ये एक हड़प्पा कालीन स्थल था, कहां पर स्थित था? ये आपका गुजरात राज्य में, ठीक है साथियों। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कहां पर भाई? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है साथियों, याद रखें। और साथियों ये जो लोथल था ध्यान रखिएगा, यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी बताएं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, सभी प्यारे साथी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा और वर्तमान में जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं, आप सभी साथी आंसर देंगे। चलिएगा यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं 8वीं अनुसूची, और ऑप्शन नंबर यहां पर 3rd पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 थी, लेकिन अगर आप अब देखेंगे अब जो है आपकी 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। अच्छा संविधान में साथियों पहला संशोधन कब किया गया था ये भी याद रखिएगा, 1951 में दोस्तों पहला संशोधन किया गया था, और इसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तब आप कहेंगे 8, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं तब आप कहेंगे 12। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। आशा करता हूं बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। आपके सामने यहां पर सवाल नंबर 9 दिया गया है, आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएं, बाबर का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा है? तो ध्यान रखें साथियों 1526 से 1530 तक जो है बाबर का शासनकाल रहा है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी बताइए? क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, फटाफट छापते हुए चले आप लोग आंसर, और सेशन को लाइक करते हुए चले, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बताएं? किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? तो 1799। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो 4th दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड वेलेजली था। कौन? लॉर्ड वेलेजली था, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3rd पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट आप लोग छापते हुए चले आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 11 का आप सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे यहाँ पर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई, यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो लोग यहाँ पर भाई जा रहे हैं 1828 ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राजा राम मोहन राय पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। आपका ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट आंसर छापिएगा। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताएं। चलिएगा, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, कुछ चीज़ें और मैं आपको बता दूं, आप देखते होंगे मैं 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करवाता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। मैं ये भी कर सकता था कि यहाँ पर लाइव सेशन लेकर 1 घंटे 1.5 घंटे समय लगा सकता था, लेकिन देखिए हमारा जो यहाँ पर होता है कि मतलब हम इस तरीके से आपको कंटेंट दें जिससे आपका समय भी बचे। ठीक है, उस समय को आप और भी सब्जेक्ट में प्रयोग कर सकें, जैसे आपका रीजनिंग भी बचता है उसमें आप पढ़ें अच्छे तरीके से, और सारे सब्जेक्ट जो होते हैं पूछे जाते हैं उन पर आप मेहनत करें। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य होता है दोस्तों कम समय में बेहतरीन कंटेंट देना, और बिल्कुल कम समय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग यहाँ पर आंसर बताएं। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं भाई, 40-50 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, 1-1.5 घंटे में वही सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं, इसका समय जो है बर्बाद होता है, तो आप लोग ध्यान रखें समय ना वेस्ट करें। ठीक है, तो चलिए, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय वायसराय जो है कौन था? तो जो लोग जा रहे हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। किसके द्वारा शुरुआत करी गई, किसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था। और 1922 में साथियों, 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम क्या था? बताइए, स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम क्या था? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, सवाल नंबर 13 का उत्तर बताएं। स्वराज पार्टी का मुख्य कार्यक्रम क्या था? परिषद में प्रवेश, संवैधानिक विरोध, ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं परिषद में प्रवेश पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगर आपसे साथियों सवाल पूछे कि स्वराज पार्टी का जो है गठन कब किया गया था, याद रखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों 1923 में करी गई थी। कब? 1923 में करी गई थी। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में करी गई थी। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर दिया है, फटाफट आप लोग आंसर छाप देंगे। चलिए, पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताएं। चलिएगा, तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर दांडी मार्च पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी आप जानते होंगे? 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को, ये भी डेट याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दांडी मार्च साथियों 12 मार्च 1930 को जो है शुरू हुआ था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था जिसमें महिलाओं की भागीदारी वास्तव में बहुत उल्लेखनीय थी? तो वो था आपका दांडी मार्च। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया गया 15। फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर छापते हुए चलें। सवाल नंबर 15 का बताइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया डिवाइडेड। यहाँ पर और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी प्यारे साथी आंसर छापिएगा। तो जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें साथियों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप जानते होंगे, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला सवाल देखें, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? बताइए,
सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 16 दिया, फटाफट छाप दीजिएगा आंसर। जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया उस समय भारत का वायसराय कौन था? आप सभी साथी यहाँ पर फटाफट आंसर दे सकते हैं, फटाफट यहाँ पर आंसर छाप सकते हैं सभी प्यारे साथी, बताइए। चलिए भाई, यहाँ पर आपका साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं लॉर्ड लिनलिथगो पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा साथियों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा जो है कब दिया गया था? आप जानते होंगे, हमने आपको कई बार डिस्कस भी किया है। देखिएगा, यह नारा साथियों 1942 में, कब? यह नारा 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, तो याद रखें इस समय जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है पीला ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताइए। चलिए, सवाल नंबर 17 का उत्तर छाप दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है? आप सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए सवाल नंबर 17 का। सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और शुक्र के बारे में साथियों कई बार सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, नीला ग्रह किसे कहते हैं? वो है आपका पृथ्वी। लाल ग्रह किसे कहते हैं? वो है आपका मंगल। लेकिन दोस्तों पीला के, यहाँ पर पीला की बात करी गई है, तो शुक्र को जो है साथियों पीला ग्रह कहा जाता है, और इसे कई नाम से जानते हैं। तो इसको मैं बार बार रटवाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तब आप कहेंगे शुक्र। अगर आपसे पूछा जाए कि सांझ का तारा किसे कहते हैं, आप कहेंगे शुक्र। भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र को ही मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास कैसी लगती है आप लोग जरूर बताइएगा, हमारी मेहनत कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। सवाल नंबर 18 देखें फटाफट यहाँ पर आप लोग, 180 अंश देशांतर को क्या कहा जाता है? बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 दिया है। सभी प्यारे दोस्त आंसर यहां पर छाप सकते हैं। राइट आंसर क्या है बता सकते हैं। 180 अंश देशांतर रेखा को साथियों क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, एक ठंडी और शुष्क पवन है, बताइए। हरिकेन, बवंडर, चक्रवात, बोरा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिया, फटाफट आप लोग यहां पर आंसर छाप दीजिएगा। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। यहां पर जो लोग जा रहे हैं बोरा ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, बोरा वो वाला नहीं जो भाई आप समझ रहे हैं, जो गांव में रहता है बोरा जिसमें सामान भरा जाता है, वो बोरा नहीं है। ठीक है, तो साथियों आपसे पूछा एक ठंडी और शुष्क पवन कौन सी है? बोरा है। ठीक है, बोरा साथियों एक एड्रियाटिक सागर के तट पर चलने वाली ठंडी पवन है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे साथी, हरिकेन और चक्रवात वायुमंडलीय तूफान है, ध्यान रखिएगा। हरिकेन और चक्रवात जो है ये आपके वायुमंडलीय तूफान होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सवाल, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव कौन होना क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएं। सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना क्या कहलाता है? बताएं फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर भाई ज्वार भाटा ऑप्शन नंबर 4 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, आप सभी साथियों को पता होगा यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण होता है। क्या? ज्वार और भाटा। ठीक है साथियों, जल के ऊपर उठने को क्या बोलते हैं? ज्वार बोलते हैं। क्या? जल के जो है ऊपर उठने को ज्वार बोलते हैं, और जल को जो है जो जब नीचे गिरता है तब इसे क्या बोलते हैं? तब इसे भाटा बोलते हैं। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो दिया है ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपने आंसर बिल्कुल यहाँ पर सटीक दिया होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है? क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा जल डमरू मध्य है? सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 21 दिया है। आप सभी प्यारे साथी यहां पर आंसर दे सकते हो, बता सकते हो। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं मलक्का जल डमरू मध्य ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, यह जो है अंडमान सागर
कहाँ पर? यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। क्या? मलक्का जलडमरू मध्य जो है। तो आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है, दुनिया का सबसे लंबा जलडमरू मध्य कौन सा है? आप कहेंगे मलक्का जलडमरू मध्य। ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, गुरु खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर छाप सकते हैं। गुरु खासी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिएगा, इसे साथियों गारो खासी बोलते हैं, आप जानते होंगे। क्या भाई? गारो खासी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पर्वत श्रृंखला दोस्तों कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ जो है, यहाँ यानी गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दुनिया का साथियों सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन नाम है। क्या? मासिन नाम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहाँ पर होता है? बताएं। अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम कहाँ पर होता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग यहाँ पर छाप दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर बताएं। अलकनंदा और यहाँ पर दिया पिंडर नदी का संगम जो है साथियों कहाँ पर होता है? जो लोग जा रहे हैं कर्णप्रयाग ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, ये रहा, मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? बताइए। चलिएगा भाई, स्पीड कुछ ज़्यादा तो नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा हमें। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो एक बार इन्फॉर्म कर देना हमें। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं कृष्णा पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका साथियों थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं साथियों हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तब आप कहेंगे क्या भाई? हैदराबाद जो शहर है साथियों, ये आपका मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, ये रहा, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। चंबल जो है किस नदी की सहायक नदी है? फटाफट आप लोग आंसर छापिएगा यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, यमुना, गंगा। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यमुना पर ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे जो है मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ियों से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ियों से जो है निकलती है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताएं। 26 का आंसर छाप दीजिएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 26 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त प्रयास करें। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? वो है साथियों आपका डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वतंत्रता का अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? बताइए। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में यहाँ से आपसे पूछता है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। अगर आप देखेंगे साथियों, स्वतंत्रता का जो अधिकार है 1922 में, किसमें? अनुच्छेद 1922 में जो है 1922 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर थर्ड दिया 19, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ और 19 दिया है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर थर्ड पर टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है? बताइए। मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताइए। चलिएगा, सवाल नंबर 28 का फटाफट यहाँ पर आंसर छापिएगा और राइट आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और किस भाग में इसका वर्णन किया गया, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ठीक है, आप लोग यहाँ पर बताएं। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों मौलिक अधिकार की जो अवधारणा है ये आपका अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, और इसका उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में देखने को मिलता है। किसमें? भाग 3 में जो है इसको देखने को मिलता है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तब आप कहिएगा 12 से 35 में देखने को मिलता है। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा
मौलिक अधिकार को ही साथियों मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया तो अनुच्छेद 12 से 35 में, किस भाग में किया गया तब आप कहिएगा भाग 3 में, कहाँ से लिया गया ये अवधारणा आप कहिएगा अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा ली गई है, ग्रहण करी गई है। चलिए अगला सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बताइए। मौलिक कर्तव्य से संबंधित समिति जो साथियों कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 29 का सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्य की अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें, मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया संविधान में, तो याद रखें आप लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य साथियों ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसका उल्लेख आप देखेंगे साथियों, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में देखने को मिलता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तब आप कहिएगा 51A में देखने को मिलता है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तब आप क्या कहिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों, तब आप कहेंगे रूस के संविधान से ली गई है। जो बोल रहा हूँ सुनते चलिएगा। ठीक है, और इसका वर्णन जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A में जो है देखने को मिलता है। अनुच्छेद पूछेगा तब आप कहिएगा 51A में देखने को मिलता है। ठीक है, और किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला सवाल। चलिए भाई, गले में भाई खराश हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 का आंसर बताएं आप लोग। राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आप बताएं। राज्य के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए, जो लोग जा रहे हैं आयरलैंड पर ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं, इसका वर्णन अगर आप देखेंगे कहाँ पर देखने को मिलता है, भारतीय संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 4 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया भाई? ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल ये रहा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 360 के बारे में यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है, फटाफट आंसर छापिएगा। देखेंगे दोस्तों, अगर आप लोग आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। अगर आपसे सवाल पूछा भी गया है कि आपातकाल संबंधित उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, तब आप कहेंगे जर्मनी के संविधान से। कहां से? जर्मनी के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो कितने प्रकार के आपात उपबंध है भारतीय संविधान में? 3 प्रकार के हैं। आप जानते हैं राष्ट्रीय आपात, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। उसके बाद है आपका साथियों राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है, अनुच्छेद 356 में। ठीक है, और आप देखेंगे साथियों वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन किया गया है। आशा करता हूँ समझ गएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर आपकी राइटिंग नहीं बैठती है यहाँ पर, अच्छे से आप लिखते नहीं हैं। तो भाई देखिए, अभी हमारे पास जो है पेन टैब नहीं है, तो चीज़ें आ जाएंगी तो मैनेज हो जाएगा अभी। ठीक है, तो बस इसी तरीके से आप लोग अपना सहयोग समर्थन बनाए रखेंगे तो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है अभी हमें समय नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो हम चीज़ें लेकर आएँ करें, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा तो सारी चीज़ें जो है मैनेज हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो देखिए बस आप लोग ध्यान से सुनते हुए चला करिएगा, और इतना गंदा भी नहीं लिखा जाता कि आपको चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, आपको बता दी जाती हैं। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। 32 का आंसर आप लोग बताएं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बताएं। चलिए, और अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तब आप कहेंगे साथियों राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और अध्यक्षता कौन करता है भाई? वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन 3 आपका राइट है। अगला सवाल, लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए, बताइए। 33 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए?
जो लोग जा रहे हैं 50 सदस्य पर, ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। और चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया, ये भी सवाल पेपर में आ चुका है, बताइए। साथियों, यदि आप डेली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, विश्वास मानिएगा अगर आपको कोई समस्या होगी तब आप बताएंगे हमें। कोई समस्या वैसे होगी नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर चीज़ों को जो है तैयार किया जा रहा है। पूरी मेहनत करी जा रही है कि जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। चलिएगा भाई, सवाल नंबर यहाँ पर 34 दिया, फटाफट आप लोग आंसर करें। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 324 में, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर बताइएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है साथियों, ये किसकी रचना है, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर छाप सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, तो आप जानते होंगे साथियों, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसकी रचनाएं हैं, ये सभी जो है कवि कालिदास की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, आप जानते होंगे, बताइए। कमल है, गुलाब है, और आपका दिया पलाश है, चमेली है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताइए। ये प्रश्न जो है कई एग्जाम में आया हुआ है। चलिए भाई, यूपी वालों फटाफट आंसर करो। आप जानते हो कि नहीं उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? मुझे तो नहीं लगता, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। क्यों भाई? अगर नहीं जानते हो भाई तो आपको जानना चाहिए, कुछ बेसिक जानकारियाँ अपने स्टेट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो साथियों, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प होता है वो होता है पलाश। क्या पलाश बोलते हैं, आप देखते होंगे जंगल में जो है बड़ा मतलब हल्का, आप कह सकते हैं रेड कलर का, हल्का बहुत अच्छा लगता है। जंगल में आप देखेंगे तो ये फूल निकलता है पलाश का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल देखें। और अच्छा, कहीं कहीं पर इसको टेशु भी बोलते हैं। क्या? टेशु भी बोलते हैं इस पुष्प को। अगला सवाल, गोदान किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 37 का उत्तर बताइए। गोदान जो है किसकी रचना है? सभी लोग आंसर करिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर हम बिहार बीएड से हैं, क्या इस क्लास को कर सकते हैं? यूपी से हैं, क्या इस क्लास को कर सकते हैं? जी भाई, आप यूपी से हैं, बिहार से, अन्य राज्य से हैं, अगर वहाँ पे जीके जीएस पूछा जा रहा है, इस क्लास को जरूर आप लोग करें, ठीक है। गोदान किसकी रचना है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, ये सभी रचनाएं आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, ठीक है। और आपका रंगभूमि हो गया, सेवा सदन हो गया, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। और इन्हें जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। क्या साथियों? इन्हें जो है उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, ठीक। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38 है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? बताइए। किस पंचवर्षीय योजना के तहत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल साथियों क्या था? 1985 से कब? 1985 से 1990 तक। 1985 से 1990 तक, ध्यान रखें। नीली क्रांति का संबंध किससे? सभी लोग बता दीजिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? चलिए देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं रजत क्रांति का संबंध किससे है, आप कहेंगे भाई अंडा उत्पादन से, ठीक है, अंडा उत्पादन से, ठीक है दोस्तों। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तिलहन उत्पादन से, ठीक है। और श्वेत क्रांति का संबंध सब जानते होंगे, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। उसी प्रकार से नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पर फटाफट आंसर छाप दीजिएगा। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सवाल नंबर 41 का राइट आंसर बताएं आप लोग। जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पर, रूस के संविधान पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा, कौन सा बल जो है वायु के माध्यम से एक विमान चलाता है? बताइए।
कौन सा बल जो है साथियों विमान चलाने का कार्य करता है, जो विमान उड़ती है कौन से उसमें जो है कौन से बल का प्रयोग होता है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं प्रोद्योदक बल यानी थ्रस्ट फोर्स से, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, प्रोद्योदक बल जो होता है ये विमान को आगे की तरफ ढकेलता है। क्या? ये विमान को जो है आगे की तरफ ढकेलता है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, कारों में सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाले एयर बैग क्या कहते हैं, बताइए। सवाल नंबर 43 का आंसर यहाँ पर आप दे सकते हैं। कारों में जो है सुरक्षा के लिए जो एयर बैग लगाए जाते हैं उसमें क्या होता है, बताइए। उसमें होता साथियों सोडियम एजाइड। क्या भाई? सोडियम एजाइड होता है। आपका जो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, बताइए। मास्टर ग्रंथि साथियों किसे कहते हैं, फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग यहाँ पर आंसर। देखते हैं भाई इस 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितने सवालों को यहाँ पर बिल्कुल सही कर पाते हैं। और जो लोग यहाँ पर लगभग 35 क्वेश्चन को सही किए हैं भाई, वो बिल्कुल शानदार, उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और जिनका इससे कम आ रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, सही होने लगेगा आपका, अगर आप प्रैक्टिस डेली बेसिस पर कर रहे हैं। तो भाई मास्टर ग्रंथ की बात करें, मास्टर ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो साथियों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सवाल नंबर 45 का आंसर यहाँ पर आप बता सकते हैं, राइट आंसर क्या है। चलिए भाई, तो आप जानते होंगे साथियों संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और उसके बाद आप जानते होंगे साथियों संविधान सभा की बैठक कब हुई थी प्रथम? 9 दिसंबर 1946 को जो है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसी बैठक में आप जानते हैं अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से समझाएं। देखिए संविधान सभा की साथियों जो बैठक हुई थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को चुना जाता है, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके बाद साथियों यानी 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अगला सवाल, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइए। समानता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में, बताइए। चलिएगा सवाल नंबर 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानता के अधिकार की बात करें साथियों, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 में, क्या भाई? अनुच्छेद 14 से 18 में जो समानता के अधिकार को रखा गया है, तो इसलिए आप कह सकते हैं आर्टिकल जो 14 यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट है। ठीक, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? सभी को पता होगा 22, 20, 25 और आपका दिया है 30। जो लोग 22 पर जा रहे हैं वो गलत हैं, जो लोग 25 पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर लग चुका है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत ही दमदार नारा है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? 48 का आंसर आप लोग छाप दें, सभी को पता होगा। चलिए यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनके द्वारा साथियों नारा जो दिया गया था, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? जय हिंद का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और भाई दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया? इन्हीं के द्वारा। यानी दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारे जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए थे। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? चलो भाई बिहार वालों छाप दो फटाफट, बिहार का शोक किसे कहते हैं? छाप दो भाई आंसर, सभी को पता होगा। चलिए पूछा गया है, ये बिहार बीएड में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो लोग जा रहे हैं कोशी पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट। अच्छा ये यूपी में भी पूछा गया साथियों, क्या? यूपी में भी पूछा गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी बता दीजिए। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है बताएं, फटाफट आंसर करें। अच्छा जो लोग बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं भाई करते रहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई कठिन स्तर के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। मैं बार बार आपको कहता हूं, जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, कोई मतलब नहीं भाई,
मैंने PYQs भी करवाए हैं, पिछले साल के क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, उसको आपने अगर देखा होगा तब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्वेश्चन का लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, लूसेंट के जो कठिन स्तर के क्वेश्चन है वही सब करवा रहे हैं। कोई मतलब नहीं भाई, आप करते रहिए, कोई मतलब नहीं। आप एग्जाम देके आएंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब आप कहेंगे हाँ सर आपने बहुत अच्छी बात कही थी। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है 2025 में जब हमने तैयारी करवाई थी तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, ठीक है, वो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या साथियों कितनी है, यहाँ पर बात करें मौलिक कर्तव्य की संख्या की तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार हैं। तो भाई ये क्लास आज की हो गई, कैसी लगी आपको क्लास ये बताइएगा ज़रूर। सेशन को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं भाई तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फटाफट आप लोग। तो संख्या थोड़ा सा बढ़ती तो हमें भी और अच्छा लगता है, मनोबल हमारा बढ़ता रहता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से मेहनत जारी रहेगी, बस आप लोग साथ में मेहनत करते रहे इसी तरीके से, ठीक है। कोई अगर आपका डाउट होता है, कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन होते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के नीचे आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।